नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट का सिलसिला लगातार जारी है। आज भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले अपने अब तक के सबसे निचले स्तर 79 रुपये 90 पैसे पर पहुंच गया। कारोबार की शुरुआत में रुपया 79 पैसे 72 पैसे पर खुला और फिर दिन में यह गिरकर 1 अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 79 रुपये 71 पैसे और फिर 79 रुपये 92 पैसे तक के निचले स्तर पर देखा गया और दिन के अंत में ये 79 रुपये 90 पैसे प्रति डॉलर पर बंद हुआ। यदि आपकी आंखें ठीक से देख नहीं पाती तो आपके लिए अच्छी खबर है। दरअसल अमेरिका में एक ऐसे आई ड्रॉप के इस्तेमाल की मंजूरी मिली है जो चश्मे की ज़रूरत को ख़त्म कर देगा। अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने हाल ही में उम्र से जुड़ी आंखों की रोशनी की दिक्कतों को ठीक करने वाली आई ड्रॉप को मंजूरी दी है। ये आई ड्रॉप उम्र से जुड़ी निकट दृष्टि में सुधार के लिए है। वीयूटी नाम के इस आई ड्रॉप से पूरे दिन ठीक दिखाई देने के लिए आंखों में डाला जा सकता है। रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि हर रोज दोनों आंखों में एक एक बूंद डालें और पूरे दिन आपको हर जगह चश्मे ले जाने की ज़रूरत नहीं होगी। ये आई ड्रॉप 40 से 55 वर्ष की आयु के लोगों में सबसे प्रभावी है। जिन लोगों को मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर स्क्रीन पढ़ने जैसे हर रोज़ का काम करते समय साफ साफ देखने में कठिनाई होती है, उनके लिए ये कारगर है। आंखों में दवा डालने के लिए 15 मिनट बाद ये काम करना शुरू कर देता है और इसका प्रभाव लगभग 6 घंटे तक रहता है। लोकसभा सचिवालय की एक पुस्तिका में कुछ शब्दों को असंसदीय कहे जाने पर नाराजगी के बाद अध्यक्ष ओम बिरला ने एक स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि सदस्य अपने विचार व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं और संसद में किसी भी शब्द पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। बिरला ने कहा, ये 1959 से जारी एक नियमित प्रथा है, किसी भी शब्द पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। सदस्य अपने विचार व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं, कोई भी उस अधिकार को नहीं छीन सकता है, लेकिन विचारों की अभिव्यक्ति संसद की मर्यादा के अनुसार होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले इस तरह के असंसदीय शब्दों की एक किताब का विमोचन किया जाता था। कागज़ की बर्बादी से बचने के लिए हमने इसे इंटरनेट पर डाल दिया है। किसी भी शब्द पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। हमने उन शब्दों का संकलन जारी किया है जिन्हें हटा दिया गया है। बता दें, लोकसभा सचिवालय की एक नई बुकलेट के अनुसार जुमलाजीबी, तानाशाह, विनाश पुरुष, बाल बुद्धि, कोविड स्प्रेडर, स्नूपगेट जैसे शब्दों का इस्तेमाल और यहाँ तक कि शर्मिंदा, दुर्व्यवहार, विश्वासघात, भ्रष्ट, बहरी सरकार, नौटंकी, पाखंड और अक्षम जैसे शब्दों का इस्तेमाल लोकसभा और राज्यसभा दोनों में असंसदीय माना जाएगा। उस बुकलेट के आने के बाद विपक्ष हमलावर हो गया। बिहार पुलिस ने एक संदिग्ध आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि अभियुक्तों ने प्रधानमंत्री मोदी के 12 जुलाई के बिहार दौरे के दौरान उन्हें निशाना बनाने की योजना बनाई थी। पकड़े गए अभियुक्तों के नाम अतहर परवेज और मोहम्मद जलालुद्दीन हैं। इन्हें पटना के फुलवारी शरीफ इलाके से गिरफ्तार किया गया है। फुलवारी शरीफ के एएसपी मनीष कुमार ने बताया कि आरोपियों के पास से 8 पेज का एक दस्तावेज भी मिला है जिसमें इंडिया विजन 2047 लिखा गया है। पुलिस के मुताबिक इसमें कायर बहुसंख्यक समुदाय को अपने अधीन करना और गौरव वापस लाने की बात कही गई है। पुलिस ने बताया कि परवेज का छोटा भाई साल 2001-2 में बिहार में हुए बम धमाकों में जेल जा चुका है। एक आरोपी मोहम्मद जलालुद्दीन झारखंड पुलिस का रिटायर्ड अफसर है, जबकि अतहर परवेज स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी का सदस्य रहा है। बिहार में पकड़े गए संदिग्ध आतंकवादियों को लेकर पुलिस की प्रेस वार्ता में विवाद हो गया है। दरअसल पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने प्रेस वार्ता के दौरान आरोपियों के काम करने के तरीके की तुलना आरएसएस से कर दी। पत्रकारों को समझाते हुए पटना के एसएसपी ने कहा कि कटुता की तरफ, जिसे हम अंग्रेजी में रेडिकलाइजेशन बोलते हैं, उसके लिए ये लगातार कार्यशील थे। इसका जो मॉडल था कि ये लोग, जैसे शाखा होती है, आरएसएस शाखा ऑर्गेनाइज करती है और लाठी की ट्रेनिंग देती है, उसी तरह ये लोग भी शारीरिक प्रशिक्षण, फिजिकल एजुकेशन के नाम से अपने यूथ को बुलाकर प्रशिक्षण दे रहे थे और जो अपना एजेंडा है और प्रोपेगेंडा है उनके माध्यम से यूथ को ब्रेन वॉश करने का काम कर रहे थे। उनके इस बयान के बाद विवाद हो गया और उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है। पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों के बयान के बाद बिहार में बीजेपी के प्रवक्ता निखिल आनंद ने निंदा करते हुए कहा कि आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को राजनीति और वैचारिक प्रभाव से ऊपर समझा जाता है। पटना एसएसपी का पीएफआई का आरएसएस से तुलना करना निंदनीय है। इन अधिकारियों के पास कार्रवाई में कोई पूर्वाग्रह और पूर्व कल्पित धारणा नहीं होनी चाहिए। उन्हें राजनीति करने से पहले माफ़ी मांगनी चाहिए और इस्तीफा दे देना चाहिए।
ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक और पत्रकार मोहम्मद जुबैर ने यूपी में अपने खिलाफ दर्ज सभी 6 एफआईआर रद्द करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बता दें, जुबैर को गुरुवार को हाथरस की एक कोर्ट में भी पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। मोहम्मद जुबैर ने सुप्रीम कोर्ट में भी अपने खिलाफ दर्ज 6 एफआईआर में उत्तर प्रदेश में गठित एसआईटी की संवैधानिक वैधता को भी चुनौती दी है। जुबैर के खिलाफ हाल ही में 6 मामले हिंदू संगठनों या नेताओं की ओर से दर्ज कराए गए थे। यूपी पुलिस जुबैर को अब अलग अलग शहरों की कोर्ट में पेश करने ले जाती है। पिछले दिनों जुबैर की ओर से सिर्फ सीतापुर वाले मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। उस केस में उन्हें जमानत मिल गई थी, लेकिन यूपी का लखीमपुर खीरी, हाथरस आदि में उनके खिलाफ एफआईआर होने के कारण वो जेल से बाहर नहीं आ सके थे। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला शुक्रवार तक के लिए सुरक्षित कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद जुबैर को बीते 27 जून को कथित रूप से आपत्तिजनक ट्वीट के मामले में गिरफ्तार किया था। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता आजम खान ने कहा कि वो उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर करेंगे। आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि वो उनकी यूनिवर्सिटी को सील किए जाने को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करें। सपा नेता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के मना करने के बाद भी उत्तर प्रदेश सरकार ने उनकी यूनिवर्सिटी को सील किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इस मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। आजम खान ने आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी रामपुर में स्थित मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी से कांटेदार तार की बाड़ नहीं हटाई है। उन्होंने कहा कि इस वजह से यूनिवर्सिटी के कामकाज में परेशानी हो रही है। अब पैक्ड लस्सी, दही, पनीर और बटर महंगे होने जा रहे हैं, क्योंकि 18 जुलाई से तमाम खाने वाली चीज़ों पर जीएसटी लागू होने जा रही है। अभी तक पैक्ड लस्सी, दही और बटर वगैरह जीएसटी के दायरे से बाहर थे, इन पर 0 जीएसटी था, लेकिन हाल ही में इन चीज़ों पर 5% जीएसटी लगा दिया गया है। हर डेयरी कंपनी के उत्पादों में दही प्रमुख उत्पाद होता है और उससे कुल कमाई का 15 से 25% हिस्सा आता है। अब जीएसटी बढ़ने पर इन उत्पादों की बिक्री कम होती है तो डेयरी कंपनियों की कमाई पर सीधा असर पड़ेगा। मशहूर डेयरी कंपनी अमूल के सूत्रों ने बताया कि कंपनी जल्द ही लस्सी, दही, पनीर और बटर के दामों की नई रेट लिस्ट जारी करेगी, जिसमें जीएसटी शामिल होगा। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार ने अब पेट्रोल और डीजल पर वैट में कटौती का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ऐलान किया है कि उनकी सरकार ने पेट्रोल पर 5 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 3 रुपये प्रति लीटर वैट घटाने का फैसला किया है। कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में शिंदे ने कहा कि इस फैसले से राज्य सरकार पर 6,000 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा। पंजाब में पटियाला की एक अदालत ने गुरुवार को 15 साल पुराने मानव तस्करी मामले में पंजाबी गायक दलेर मेहंदी को 2 साल जेल की सजा सुनाई। अदालत ने इससे पहले दलेर की याचिका खारिज कर दी और गायक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कोर्ट ने दलेर मेहंदी को दोषी करार दिया और फैसला सुनाया। मामला 2003 का है और दलेर और उनके भाई शमशेर सिंह के खिलाफ कुल 31 मामले दर्ज किए गए हैं। बता दें, 19 साल पहले की एफआईआर में दलेर मेहंदी और उनके भाई शमशेर सिंह पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने ट्रूप के जरिए लोगों को अवैध रूप से विदेश भेजने के लिए पैसे लिए। उन पर भारतीय पासपोर्ट अधिनियम के अलावा मानव तस्करी और साजिश के लिए भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे। दोनों को 2018 में न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत से 2 साल की जेल की सजा मिली थी, लेकिन उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया था और अपील दायर की गई। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबया राजपक्षे सिंगापुर पहुंच गए हैं। सिंगापुर के विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि राजपक्षे निजी यात्रा पर सिंगापुर पहुंचे हैं। सिंगापुर की ओर से कहा गया कि उन्होंने राजनीतिक शरण नहीं मांगी है और न ही किसी को शरण दी गई है। सिंगापुर के विदेश मंत्रालय ने कहा कि सिंगापुर सामान्य रूप से राजनीतिक शरण देने के निवेदन को स्वीकार नहीं करता है। श्रीलंका में आवाम के द्वारा राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के खिलाफ बगावत करने के बाद अब तस्वीर तेजी से बदल रही है। पिछले कई दिनों से राष्ट्रपति भवन में बैठे प्रदर्शनकारियों ने गुरुवार को इसे खाली कर दिया। दूसरी ओर गोटाबाया राजपक्षे सिंगापुर होते हुए सऊदी अरब जाने की तैयारी में है। गोटाबाया राजपक्षे ने मंगलवार रात को श्रीलंका छोड़ दिया था और वो वहां से मालदीव की राजधानी माले पहुंचे थे। वहीं हालात को देखते हुए राजधानी कोलंबो में एक बार फिर से कर्फ्यू लगा दिया गया है। श्रीलंका के स्पीकर ने राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे से कहा है कि वो अपना इस्तीफा जल्द से जल्द दें, अन्यथा उन्हें इस पद से हटाने के लिए अन्य विकल्पों पर विचार किया जाएगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।